जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एनसीईआरटी इतिहास की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत अध्यायवार प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो आइए आज इसी श्रृंखला की कड़ी में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास के कक्षा 8 के अध्यायवार प्रश्नों को हल करते हैं। कक्षा 8 हमारा अतीत, अध्याय 1। शीर्षक का नाम है कैसे, कब और कहाँ। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या देहरादून में? तो इन चारों में जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है, यह वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके पहले जब भारत की राजधानी दिल्ली न होकर के कलकत्ता हुआ करता था, तो उस समय राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कलकत्ता में ही स्थित था। और ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अभिलेख भंडार भी है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक कौन है? तो इनके जनक जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट हैं और इसकी शुरुआत कलकत्ता में मार्च 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना के साथ हुआ। और जब 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, तो उसी के साथ साथ ये राष्ट्रीय अभिलेखागार भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया। और एक रुचिकर बात ये भी है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को डिजाइन करने वाले एडविन लुटियन थे। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ए हिस्ट्री या ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री या ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स कुक हैं या जेम्स मिल हैं या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यह भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून पर लिखी गई एक पुस्तक थी। इसे जेम्स मिल ने लिखा हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल विस्तृत उत्तर के साथ, व्याख्यात्मक उत्तर के साथ आप लोगों को क्वेश्चन हल कराया जाएगा। और हमारी गुजारिश है कि यदि आप लोग चाहें तो एक नोट और पेन लेकर के बैठें और इसको नोट्स करते जाएं। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की किताबों से ही इसका व्याख्यात्मक हल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ये सबसे पहले 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले व्यक्ति थे और ये 1828 से लेकर के 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली क्रांति कब हुई? 1850 में, 1837 में, 1857 में या 1947 में?
तो जो भारत में पहली क्रांति हुई थी, जिसे हम सिपाही क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो सन यह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ और 20 जून 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा इसे ग्वालियर में समाप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में, 1774 में, 1775 में या 1779 में? तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये सन 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ये शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त भी किया और इन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 ईस्वी में किया था। और वारेन हेस्टिंग्स सिविल सेवा की नींव भी रखी थी। देखिए सब कुछ नोट करते जाइए। जो वारेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने इस सिविल सेवा की नींव भी रखी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिविल सेवा में सुधार किया, इसका आधुनिकीकरण किया और इसे आगे तर्कसंगत रूप में बनाया। छठे नंबर पर चलते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? कलेक्ट रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम या तहसील? तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलेखागार हो जाएगा। तो जिस स्थान पर ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं उसे अभिलेखागार कहा जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, जो प्रश्न संख्या 1 में मैंने अभी इसका व्याख्या किया, और यह एशिया के पुरालेखों में सबसे बड़ा अभिलेख भी है। और ये भी जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राज्य के नियमों द्वारा शासित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वाट को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को या जेम्स रेनर को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेम्स रेनर हो जाएगा, है ना। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने जेम्स रेनर से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने को कहा था। और जो जेम्स रेनर थे यह एक अंग्रेजी भूगोलवेत्ता थे, इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ यह जो है कि एक कुशल नाविक और समुद्र विज्ञानी थे। क्या आपको पता है कि एक धारा है जिस धारा का नाम रेनेल है, तो इस रेनेल धारा का अवलोकन भी जेम्स रेनेल ने ही किया था। तो इन्हीं के नाम पर ही उस धारा का नाम रेनेल की धारा रखा गया है, जो नॉर्वे और स्कैंडिनेवियाई देश के उत्तर में प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है ना। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की अवधि कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक काल को प्राचीन इतिहास के नाम से जाना गया। अब मध्यकालीन इतिहास की अवधि क्या है? 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है, जबकि आधुनिक इतिहास की अवधि 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में। 9 नंबर पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया है ना? 1922 में, 1926 में, 1905 में और 1907 में। तो देखिए जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो तो पहले कलकत्ता में था, फिर कलकत्ता का जब स्थानांतरण, यानी कि पहले देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और इसका स्थानांतरण जब 1911 में दिल्ली हुआ, यानी कि 11 से भारत देश की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो ये भी स्थानांतरित हो गया। लेकिन 1926 में जाकर के
यह पूर्ण रूप से जो है कि अपना स्वरूप हासिल किया। तो इसका राइट आंसर 1926 ही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या माउंटबेटन? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा और ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी थे। और स्वतंत्रता के बाद ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने और जब इनकी सेवा समाप्त हुई तो श्री राजगोपालचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ए हिस्ट्री या ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। अब इसमें कथन देखना है कि 1 सही है या 2 सही है या 1 2 दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, वो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। देखिए, इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में हुई थी, बिल्कुल सही। इसकी पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, जो मैंने अभी बताया था। चलिए अब प्रश्न संख्या अध्याय 2 पे चलते हैं। अध्याय 2 क्या है? अब व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कैलकटा, कोलोकाता, कलकत्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, है ना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कोलकाता का पुराना नाम कोलकाता नहीं बल्कि कलकत्ता होगा। आइए इसका बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो कोलकाता है यह बंगाली शब्द है और बंगाली शब्द के काली क्षेत्र से आया हुआ है। तो यानी कि बंगाल में एक काली क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से ही यह आया हुआ जो एक बंगाली शब्द है, जिसका अर्थ होता है देवी काली की भूमि, है ना, देवी काली की भूमि। और पहले तो कलकत्ता ही हुआ करता था इसका नाम, लेकिन 2001 ईस्वी में इसका नाम कलकत्ता से बदलकर कोलकाता कर दिया गया। आइए चलते हैं आगे। नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? कलकत्ता के, बंगाल के, बिहार के या अवध के? तो जो मुर्शिद कुली खान थे ये बंगाल के नवाब थे, है ना। और मुर्शिद खान ने ही अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? 1 मिनट ज़रा देखूँ मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा। तो 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड रिपन था या लॉर्ड डलहौजी था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, है ना। रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1754 में, 1764 में, 1765 में या 1677 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1764 ईस्वी हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेज़ों को बाहर करने के अंतिम प्रयास मीर कासिम, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ी सेना की तरफ से वहाँ का जो नेतृत्व करने वाला था, इसका नाम मेजर हेक्टर मुनरो था, इसने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1764 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर जाफ़र, मीर कासिम,
बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम? तभी मैंने बताया कि मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? 1651 में, 1667 में, 1608 में या 1620 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1651। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आता रहता है कि वीडियो आप काफ़ी लंबा बना देते हैं, थोड़ा इसको कम टाइम का बनाइए, इसकी अवधि कम रखिए। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने का क्या मतलब है कि बस क्वेश्चन पढ़ा और सीधा मैंने जो है कि ये इसका आंसर बता दिया और टिक लगा दिया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम आप एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से कितने आंसर आप बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर चीज़ होता है। तो भले ही वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आप धैर्य बना करके हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए और नोट्स भी करते रहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा जल्दबाजी हमें होती है कि कब वीडियो बना करके मैं ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं आप लोग के साथ। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? 1478 में, 1498 में, 1502 में या 1563 में? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज सन 1498 ईस्वी में किया गया था। और यह किसने किया था? तो यह एक पुर्तगाली नाविक था, है ना, जिसका नाम वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या विलियम कुक ने? तो जो ये विलय नीति थी, यह लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और ये विलय नीति का क्या कंसेप्ट था? तो इसका कंसेप्ट ये था कि इसके तहत जब एक संरक्षित राज्य के शासक की जो प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाती है, तो उसके राज्य पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता था, है ना। तो ये इसका कंसेप्ट रहा है। और एक और नीति थी जिसे हड़प नीति के नाम से जाना गया। कमेंट में आप लोग उत्तर बताएंगे कि हड़प नीति किसने लागू किया। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? औरंगजेब, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिराजुद्दौला। तो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और जो सिराजुद्दौला थे, यह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब भी थे, जबकि बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? 1770 में, 1772 में, 1774 में या 1776 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके संबद्ध बस्तियों से चिन्हित करें। बॉम्बे और मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास और कलकत्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैसूर राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा कथन है मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। बारह के बाद 13 अध्याय 3। अब सीधा अध्याय 3 पर चलते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? होल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, डलहौजी या विलियम मॉरिस? देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम मॉरिस। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार भी रहे। आइए थोड़ा सा जानते हैं। तो विलियम मॉरिस एक ब्रिटिश कपड़ा डिजाइनर थे। ये कपड़ा डिजाइनर के साथ साथ एक कवि भी थे, कलाकार भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम मॉरिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर चलते हैं। अध्याय 3 का दूसरा सवाल ये यहीं पर है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। निजी, रैयती, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों था, निजी और रैयती ये दोनों ही था। आइए देखते हैं कि नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी, एक निजी थी और एक रैयतवाड़ी थी। और निजी खेती प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि इस प्रणाली के अंतर्गत बुआई करने वाले उन ज़मीनों में नील का उत्पादन करते थे जिन पर उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था। जबकि रैयत प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें जो बागान मालिक थे, इन्होंने रैयतों को एक अनुबंध या एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए थे, जो 1/3 भाग से ये लोग, यानी कि अंग्रेजी लोग, जो अंग्रेज लोग थे, ये लोग 1/3 भाग मुनाफा लेते थे। इसी को आगे चल कर के शायद तिनसुकिया प्रणाली के नाम से भी जाना गया था। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? काफ़ी, तंबाकू, चाय, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो जबरन खेती होती थी यानी कि ज़बरदस्ती जो खेती करवाई जाती थी उस समय, तो इसमें काफ़ी था, चाय था, तंबाकू था, और इसके साथ साथ गेहूं था, चावल था, इन सब की खेती जबरन करवाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे बंगाल से जूट, असम से चाय, उत्तर प्रदेश से गन्ना, पंजाब से गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में जो महाराष्ट्र और गुजरात में कपास, अब मद्रास में जो है कि चावल की खेती होती थी, जो कि जबरन करवाया जाता था, है ना। चौथे नंबर पर चलते हैं। मॉरिस काटन की छपाई कहाँ पर होती थी? बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में या इंग्लैंड में? तो देखिए, मॉरिस काटन ये किसी व्यक्ति के नाम पर जो है कि ये नाम पड़ा हुआ है। तो ये जो मॉरिस था यह विलियम मॉरिस जिसको कह सकते हैं, तो विलियम मॉरिस के नाम पर ही यह छपाई की पद्धति ली गई थी। तो वहीं जो विलियम मॉरिस एक ब्रिटिश कपड़ा डिजाइनर था, उसके साथ साथ कवि भी था, कलाकार भी था, एक अच्छा लेखक भी था, शिल्पकार भी था। ये सभी संबंधित थे विलियम मॉरिस से। तो विलियम मॉरिस कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। तो राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या सूदखोरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का, वो हो जाएगा आपका महालवाड़ी हो जाएगा। तो महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व नियंत्रण का भार सीधे गांव के मुखिया को ही दिया जाता था। और जो महालवाड़ी प्रणाली का उपयोग ग्राम स्तरीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता था, है ना। और महालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो यह सन 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महालवाड़ी को कब लागू किया गया? मैंने अभी बताया 1822 में। रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो ये 25%। राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? वाह भाई वाह, बहुत खतरनाक उस समय 1770 में बंगाल में ना बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था। उस अकाल में तो लाखों लोग मारे गए थे, हैं, बहुत अधिक संख्या में मरे हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा, है ना। ये बंगाल हो गया। तो 1770 में बंगाल में महाविनाश हुआ था। बंगाल का अकाल वास्तव में एक अकाल था जिसने 1769 और 1770 के दौरान बंगाल क्षेत्र को एकदम पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 30 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। और 30 मिलियन का मतलब 30 लाख। आगे चलते हैं।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था और इस क्रांति के तहत सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी और यह सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए जहाँ जहाँ पर जितने भी देशों में अधिकतर सूती वस्त्र विकसित हुए हैं उन स्थानों को उस देश का मैनचेस्टर की संज्ञा दे दिया गया। जैसे हमारे भारत में अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, जबकि उत्तर भारत में कानपुर, तो कानपुर में पूरे उत्तर भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है या वस्त्र का उत्पादन करता है, तो इसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कह दिया गया। जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया और मुंबई को तो काटन और पोलिस के नाम से जाना जाता है। तो 1700 क्या है क्वेश्चन? अच्छा, 9वां क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। यहाँ तो औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ हुआ था यह इंग्लैंड में ही हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1780 से लेकर के 1850 की अवधि के दौरान इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था और सर्वप्रथम फ्रांस के जॉर्ज मिशेलेट और जर्मनी के फ्रेडरिक एंगेल्स ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। बहुत बढ़िया ये चीज़ बताया हूँ मैं, ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रांस के जॉर्ज मिशेलेट ने और जर्मनी के फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया? 1790 में, 1791 में, 1794 या 1798 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1794 हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं ये लाभ ही होगा आपके लिए, कभी भी ये हानि नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा में खर्च किया गया समय और धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? एल्फिंस्टन, थॉमस मुनरो, मैककार्टनी या जॉन लॉरेंस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर नहीं, अब सीधा नए अध्याय पे अध्याय नंबर 4 से चलते हैं। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, है ना, ये इस अध्याय का नाम है, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए एनसीईआरटी का बुक लेंगे तो उसमें ये चैप्टर वाइज सब ये मिलेगा और ये क्वेश्चन को जो है कि इसमें बताया गया है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1910 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। तो बस्तर विद्रोह जिसे भूमकाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1910 में मध्य भारत के बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह रहा है। ये ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, ये बस्तर विद्रोह बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बिरसा मुंडा के निवासी थे? कलकत्ता, पटना, मुंगेर या छोटा नागपुर? तो ये बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? ये छोटा नागपुर के निवासी थे बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को तो झारखंड का भगवान भी कहते हैं, इनकी पूजा की जाती है ना। और इनका जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म ये 15 नवंबर सन 1876 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी बताया 1876 में। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार है। पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिणी रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। यह 1899 से 1900 में हुआ। उन्होंने एक नए धर्म की भी स्थापना की जिसे बिरसाइट कहा जाता है। तो केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, या चौथा क्या है, केवल एक और दो सही? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
केवल एक हो जाएगा, है ना, केवल एक हो जाएगा। राइट ऑप्शन 1। झूम खेती किसे कहा जाता है? गेहूं खेती, बाजरे खेती, कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरणशील कृषि होती है, यानी कि इसे कर्तन और दहन की खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले घासों को, वृक्षों को काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, फिर उसी में खेती की जाती है। तो उसी को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, जबकि भारत के ही अन्य राज्यों में अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे दहिया हो गया, दीपा हो गया, है ना। और श्रीलंका में तो इसे चेन्ना भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? छोटा नागपुर, राजस्थान, बिहार, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर है, जैसे बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो जितना बड़ा आंसर नहीं उतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया कि पढ़ते पढ़ते आदमी का हालत ख़राब हो जाए। आइए देखते हैं। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह, यानी कि ये संदर्भ निम्न कौन सा क्रम सही है ना, इसका क्रम बताना है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो पहला वाला ही क्रम सही रहेगा। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब से कब हुआ था? 1831 से 1832 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। संथाल बहुत बार पूछा जाता है। बस्तर भी पूछा जाता है 1910 में, है ना। और जो वर्ली विद्रोह था 1945 से 1947 में। तो पहले कोल हुआ, फिर बाद में वर्ली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है? बंजर, उर्वरा, परती या खरपतवार। तो इसको तो परती ही कहा जाता है, ऐसे को परती कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या केरल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील जो जनजाति है ये इन चारों में तो देखिए भील जनजाति राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, जबकि गोंड जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भील जनजाति है वो राजस्थान में इन चारों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन भी राजस्थान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? परती, बेवड़, रोपनी, झूम, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन। हाँ, यहाँ परती, बेवड़, रोपनी, झूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीवर कहते हैं। यहाँ पे बेवड़ जो मिस प्रिंटिंग हो गया, इसको बीवर कहते हैं। मध्य प्रदेश में परती भूमि को बीवर के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। गुर्जर पंजाब, लाबादी आंध्र प्रदेश, गद्दी कुल्लू, बकरवाल कश्मीर। तो ये देखिए जनजातियाँ हैं, है ना। ये जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई? अब नीचे दिए कोड में से सही विकल्प का चयन करिए। तो कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? बकरवाल कश्मीर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? 11 नंबर देखिए ध्यान से आप लोग। तो ये जो बकरवाल है ना, ये बकरवाल कश्मीर में पाए जाते हैं। गद्दी भी है, गुर्जर भी है। तो इस हिसाब से ये लगभग मान चलिए चारों सही है, उपयोग सभी हो जाएगा। अध्याय 5 पर चलते हैं। जब जनता बगावत करती है, यानी कि जनता जब बगावत करती है 1857 और उसके बाद से। तो मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से, दिल्ली से, फतेहाबाद से, सहारनपुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, सन 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा है? तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण था कि इसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी में जो है कि से युक्त गोली हुआ करते, वो कारतूस हुआ करता था। उस कारतूस
को बंदूक में लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। तो ब्रिटिश शासन में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग भी थे, मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात फैल गई कि भाई कारतूस में इन चर्बियों का यूज हुआ है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चिंगारी के रूप में फैल गया। और जिस बंदूक में इन कारतूसों का यूज हुआ करता था, उस बंदूक का नाम आप लोग बता पाएंगे? शायद हमारे ख्याल से इनफील्ड हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। मंगल पांडे कौन थे? युवा सिपाही, गवर्नर, किसान, दरोगा। तो यह मंगल पांडे युवा सिपाही थे और मंगल पांडे के द्वारा ही 1857 क्रांति का शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा युवा सिपाही हो जाएगा। 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित करना, भारतीय सैनिकों का कम वेतन, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, या अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण। तो देखिए यही हो गया, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाजीराव ने, कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथे का, वो कुंवर सिंह ने बिहार में जो है कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी 1856 में गवर्नर जनरल था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 10 जून 1857 को। तो जो मंगल पांडे थे इनको फांसी कब दे दी गई थी? वो 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1858, 1856, 1854, 1855। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सन 1858 ईस्वी को। तो 18 जून सन 1858 को 23 वर्ष की आयु में ग्वालियर में लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1857 दिल्ली का सम्राट कौन था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह। तो उस समय जो दिल्ली का सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था और इसी ने 1857 क्रांति में दिल्ली की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? नेपाल, रंगून, लाहौर या इंग्लैंड। तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था ना, रंगून। ये रंगून जो कि इस समय म्यांमार में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया गया पुत्र। और पेशवा बाजीराव क्यों गोद लिए थे? क्योंकि उस समय हड़प नीति की योजना चलाई गई थी कि यदि आपका कोई पुत्र नहीं होता है तो आपका जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, उसको हड़प लिया जाएगा। इसलिए इन्होंने चोरी से एक दत्तक पुत्र को लिया था। तात्या टोपे, बहादुर शाह, दामोदर राव या नाना साहेब। तो पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे वे नाना साहेब थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल, देखिए एनफील्ड आ गया ना, राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ था? नवंबर 1856 को, या दिसंबर 1856 को, या जनवरी 1857 को, या फरवरी 1857 को। तो जो 1857 क्रांति हुई थी वो कब हुआ था? तो ये तो दोनों पहले ही गलत हो गए, 56 वाला इन दोनों को गलत काट दीजिए ना। तो अब ये 1857 बचा, तो मई 1857 से ये बात चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका जनवरी 1857 हो जाएगा। अब अध्याय 6 पे चलते हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? अमेरिका को, यूरोप को, रूस को या इंग्लैंड को? तो 1850 के दशक में इंग्लैंड को दुनिया का कारखाना कहा जाता था, क्योंकि यहीं से औद्योगिक क्रांति का आरंभ भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे? लखनऊ, ढाका, 1 और 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ढाका ही हो जाएगा। जामदानी बुनाई।
है ना। तो ये जामदानी जो बुनाई है यह बांग्लादेश में उत्पादित एक उत्तम मलमल का कपड़ा हुआ करता था और यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था और यह मुगल साम्राज्य के दौरान से ही लोकप्रिय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का गठन किया था? ट्रिपल अलायंस। जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या जर्मनी, जापान और रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टिस्को जिसको कहते हैं, बिहार में, कलकत्ता में, जमशेदपुर में या बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तो जमशेदपुर में है। टिस्को कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर को भारत की इस्पात राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जमशेदपुर है इसको जमशेद जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर पड़ा था। पहले यह जो जमशेदपुर हुआ करता था यह जमशेदपुर नहीं था बल्कि साक्षी नामक गांव में स्थापना हुआ था जमशेद जी टाटा के द्वारा, इसलिए उसका नाम बदल के जमशेदपुर रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है? धातु यंत्र, धातु मल, अधातु या अपशिष्ट। तो इसको धातु मल कहते हैं। धौंकनी होता है पानी का यंत्र, कपड़ा बुनाई यंत्र, हवा फेंकने का यंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो धौंकनी होता है ये हवा फेंकने का यंत्र होता है। अरे जैसे कि यदि आप लोग जानते होंगे जो गांव देहात में होंगे तो पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था, अब तो कहीं चूल्हे पर खाना मिलता ही नहीं है, और जिसमें ईंधन में गोहरी या गोईठी लकड़ी का यूज हुआ करता था, तो उसको जलाने के लिए एक लोहे की पाइप हुआ करती थी, उसमें से लोग फूंकते थे, हाँ, ताकि हवा भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर से जाता था और जलता था। उसी को हम लोग जो है कि धुकनी कहते थे, तो वहीं धुकनी कहिए, धौंकनी कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नए अध्याय पर चलते हैं, अध्याय 7 पर। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन है कि 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट अध्याय 6 में कुल 10 क्वेश्चन थे, कहाँ तक हुआ है? अच्छा 6वां क्वेश्चन हुआ है। 7वां 6 क्वेश्चन के बाद अच्छा है नहीं, 7 अध्याय चलते हैं कि देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था, है ना? तो विलियम जोन्स को या विलियम कुक को या विलियम फ्रैंक को या थॉमस बैबिंगटन मैकाले को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स को 1783 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक जूनियर जज के रूप में नियुक्त किया गया था, और इन्होंने ही बाद में एक एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका की शुरुआत भी किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है? घर, पाठशाला, मदरसा या काम की जगह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदरसा हो जाएगा। मदरसा एक अरबी भाषा है जहाँ पे शिक्षण कार्य किया जाता है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1792 में, 1791 में, 1790 में या 1789 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1791 ईस्वी में जो है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए 1719 ईस्वी में बनारस, जिसे अब वाराणसी के नाम से जानते हैं, में हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से हुआ था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता था। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना, जिसे अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के
किया था। अब मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। एशिया की भाषा और संस्कृति का गठन ज्ञान रखने वाले लोग को कहा जाता है फारसी, मुंशी, वर्नाकुलर या प्राच्यवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राच्यवादी हो जाएगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर है 5वां नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की थी? 1902 में, 1901 में, 1904 में या 1906 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1901 में। तो 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत की थी और यह शुरुआत इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे सहित 5 बच्चों और इतने ही शिक्षकों के साथ शांति निकेतन की शुरुआत की थी। और ये शांति निकेतन एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूट हुआ करता था। आइए चलते हैं। तो राइट आंसर 1901। शांति निकेतन नामक संस्था का स्थापना कहाँ किया गया था? दिल्ली में, बिहार में, कलकत्ता में या उड़ीसा में? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था। आगे, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह किनका कथन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसका जो राइट आंसर है यह महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हम सभी को जो है कि गुलाम बना दिया है। 1854 के वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? उड्स बुक, उड्स लॉग, उड्स लाइव या उड्स डिस्पैच? शायद उड्स डिस्पैच के नाम से ही जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच हो जाएगा। तो सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए सन 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया था। आगे चलते हैं। वो व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है कहलाता है ज्ञाता, वैज्ञानिक, शिक्षक या भाषाविद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो, तो भाषाविद हो जाएगा। किनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या विलियम कैरे का? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का यह मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। नए अध्याय 8 पर चलते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में, मद्रास में, गुजरात में या पंजाब में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मद्रास में। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था। और इस वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने सन 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में किया था। वेद समाज यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1793 में, 1819 में, 1813 में या 1833 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1819 में। राजा राम मोहन राय, जिसे पुनर्जागरण काल का नेता और धर्म सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 में, 1929 में, 1830 में, 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जबकि स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ये किसके संस्थापक थे? आप लोग कमेंट में बताएंगे। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या पंडिता रमाबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर का विधवा विवाह। तो ये विधवा विवाह जो है ये ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, जबकि कह सकते हैं कि जो सती प्रथा था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। आइए, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास किया गया था? तो विधवा विवाह की अनुमति का कानून सन 1856 ईस्वी में पास किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए आ गया, जो आपको कमेंट में बताना था यहीं पर आ गया। तो आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या पंडित रमाबाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी
दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, जबकि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। सत्यनामी आंदोलन किसने चलाया था? घासीदास ने, हरिदास ठाकुर ने, श्री नारायण गुरु ने या ज्योतिराव फूले ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घासीदास। ये घासीदास एक विश्वविद्यालय भी है झारखंड में, है ना। तो झारखंड राज्य का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है घासीदास, इन्हीं के नाम पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब ऑप्शन देखते हैं नवा का, ज्योतिबा राव फूले, श्री नारायण गुरु, रमाबाई, राजाराम मोहन राय। तो राइट आंसर इसका ज्योतिबा राय फूले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल में निम्न जाति, 10वां नंबर है, केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? पेरियार ने, श्री नारायण गुरु ने, हरिदास ठाकुर ने या ज्योतिबा राय फूले ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने चलाया था। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्न में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ताराबाई शिंदे हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया। जी हाँ, आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, इसी का नाम बदलकर आगे चल के इन्होंने ब्रह्म समाज रख दिया गया। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले अध्याय पर चलते हैं। 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक 1870 के दशक से 1947 तक। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दे दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 31 अप्रैल 1923 को, 19 मई 1925 को या 23 जुलाई 1920 को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आइए देखते हैं आखिर फांसी दी क्यों गई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो भगत सिंह एक समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तेजक हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अपने साथियों सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटकाया गया था। जिस दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया था, उस दिन पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थों पर, निर्दोषों पर गोली चलवा दी और बहुत लोग को मार दिया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये सब तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका तो 2 डेट है, 1927 और 1928। तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 1930 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? शिवराम राजगुरु की जयंती। यह दिन भगत सिंह की मृत्यु का प्रतीक है। क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भगत सिंह की जयंती। तो अभी हमने बताया था कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगत सिंह को, है ना, और सुखदेव सिंह को और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो उन्हीं के शोक में जो 23 मार्च 1931 है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस रूप में जाना जाता है? अमृतसर नरसंहार, लुधियाना नरसंहार, चंडीगढ़ नरसंहार, पटियाला नरसंहार। तो ये अमृतसर में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था, तो इसे अमृतसर नरसंहार कहते हैं। रूस में क्रांति कब हुई थी? 1800 में, 1885 में, 1908 में या 1917 में? तो जो रूस की क्रांति हुई थी वह तो 1917 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। देखिए यही कह रहे थे, ऐसे बताने के लिए लोग कुछ लोग कह रहे थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। यह किसने कहा था? तो सीधा सा जवाब इसका दे देना है बिना ऑप्शन पढ़े हुए, बाल गंगाधर तिलक हो गया। तो ऐसे बताने कोई मतलब थोड़ी है। निम्न में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर, कलकत्ता, चंडीगढ़, इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह क्रिप्स प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार की मजबूती के लिए था। प्रथम चयनित सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 15वां उपयुक्त सभी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार की मजबूती के लिए था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या? तो यह अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। और चुने जाने वाले जो पहले सत्याग्रही थे वे आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के विरुद्ध बोलने पर जेल में भेज दिया गया था। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा ब्रह्मदत्त थे, जो गांधी आश्रम में निवास करने वाले में से एक थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं अध्याय 10 पर। अंतिम अध्याय है ये कक्षा 8 का, है ना। कुल लगभग 110 क्वेश्चन होंगे इसमें। स्वतंत्रता के बाद भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 12 अगस्त 1947 को, 13 अगस्त 1947 को, 19 अगस्त 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? तो ये तो आप लोग खुद बता देंगे कि कब मिला था। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान सन 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या 25 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हाँ, मैं कहने के लिए भूल गया था कि आज 26 नवंबर है और इस दिन पूरे देशवासी संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो इसलिए आप सभी को संविधान दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय संविधान। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को, बाल गंगाधर तिलक को, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को? तो जो भारतीय संविधान था इसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना तो ये 1950 में हुआ था। अब इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने गोली मार करके कर दी थी। तो ये 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई। 1956 को दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? कृषि पर, भारी उद्योग पर, या MSME क्षेत्र पर, या IT पर? तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह उद्योगों पर आधारित थी और उद्योगों को यह बल दिया था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, यह कृषि पर आधारित थी।
कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो यह कृषि जैसे जो विषय होते हैं यह राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, T.T. कृष्णामाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो मसौदा समिति था इसके अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर थे। नवा क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? 1953 में, 1954 में, 1959 में या 1956 में? तो जो आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था या 1956 में आया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत का गठित होने वाला मात्र एक पहला राज्य था। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, कैलाश नाथ काटजू या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर का ये हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भला नाम हरामजादा नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो की श्रृंखला में हम लोगों ने कक्षा 8 इतिहास के हमारे अतीत के कुल 10 अध्यायों का प्रश्नों का उत्तर सहित हम लोगों ने अध्ययन किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल कक्षा 7, कक्षा 8 NCERT बेस लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र का होगा जो कक्षा 7 और 8 का होगा, और कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र और कक्षा 6 का भूगोल। यह वीडियो को प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हों वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी वीडियो को साझा करें ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।